आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के विवाद पर लालू यादव आरोपों के बीच राजद की बैठक हुई है। इसमें लालू यादव ने पहली बार तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच हुई लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि ये हमारे घर का मामला है, सभी घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं, हम घर में ही सुलझाएंगे। मैं इसे निपटाने के लिए वहां हूं। मीटिंग के दौरान, जिसमें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और जगदानंद सिंह समेत आरजेडी के सीनियर नेता शामिल हुए, जिसमें तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना गया। बताया गया कि बैठक में 1 to 1 बात की गई। चुनाव के परिणाम को कोर्ट ले जाने पर भी बात हुई है। महागठबंधन के नेताओं से विमर्श कर इसमें आगे फैसला लिया जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के बीच मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों की हिस्सेदारी भी लगभग बरकरार रखी जाएगी। जेडीयू से 5 से 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। महनार सीट से निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई टीम में जगह मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर 14 नवंबर को हुई मतगणना के अंतिम चरण में पुलिस और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने लगभग 250 लोगों को नामजद करते हुए करीब 1000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसी मामले को लेकर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि 24 चरणों की गिनती पूरी हो चुकी थी, लेकिन 25वें चरण की गिनती को जानबूझकर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें हराने का दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि मतों का अंतर कम था और प्रयास इस बात का किया जा रहा था कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाए। यूको बैंक जोनल शाखा में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और महिला बैंक कर्मियों के मानसिक उत्पीड़न के आरोप गंभीर रूप ले चुके हैं। इसी को लेकर बैंक कर्मियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने जोनल शाखा के मुख्य गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जोनल शाखा के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री संजय सिन्हा ने भागलपुर जोनल कार्यालय पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। वहीं बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि भागलपुर जोनल शाखा में बैंक कर्मियों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे बिहार में बैंक कर्मचारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ट्रांसफर। इवन कि ऐसा कि हमारे अंचल प्रबंधक को ये नहीं पता है कि वो डेपुटेशन, इंटर स्टेट डेपुटेशन नहीं कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने डेपुटेशन किया। हाँ, और कह रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जिस चीज़ को लेकर हम लोगों ने अवगत कराया कि आप इन सब चीज़ों को फिर से अपने डिसीजन को रिव्यू करिए। और एक जो भागलपुर अंचल का इतिहास रहा है कि हाँ, हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से शांति माहौल में और प्रोडक्टिव वर्क करते हैं और जोन को आगे बढ़ाते हैं। सहरसा सदर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिलने पर की गई कार्यवाही में थाना क्षेत्र के भेलवा गांव निवासी विजेंद्र यादव के पुत्र बसंत कुमार के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अपराधी मौके से फरार हो गया। सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भेलवा गांव में छापा मारा गया था। इस दौरान बसंत कुमार और सुकेश कुमार को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं उनका तीसरा साथी गांव के ही अभिषेक शर्मा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार दोनों अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी अभिषेक शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। हमारी गश्ती सदर थाना की गश्ती टीम एवं डीआईयू के सहयोग से जब भेलवा निवासी बसंत कुमार के घर छापेमारी की गई तो वहाँ एक देसी कट्टा और एक कारतूस के साथ एक व्यक्ति के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सदर थाना में कांड दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके नाम हैं बसंत कुमार, पेशर विजेंद्र यादव, दूसरा सुकेश कुमार, पेशर स्वर्गीय महेश यादव, दोनों साकिन भेलवा, वार्ड नंबर 3, थाना सदर, जिला सहरसा। इसमें एक व्यक्ति जो है जो भागने में सफल हो गया है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त हैं बसंत कुमार। उनका एक आपराधिक इतिहास है, आर्म्स एक्ट का पूर्व का भी इतिहास है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। जो छापेमारी दल में है वो पुअनी सुप्रीति वर्मा एवं सशस्त्र बल सदर थाना एवं डीआईयू टीम है। सर, जिंदा कारतूस कितना पकड़ाया? एक कारतूस है और एक देसी कट्टा है। हमारी बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पश्चिमी चंपारण के बगहा से वापस जमालपुर मुंगेर जा रहे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जवानों से भरी बस मुजफ्फरपुर में दुर्घटना का शिकार हो गई। जवानों से भरी बस के चालक को झपकी आ गई और फिर एक चलती ट्रक में पीछे से जाकर टकराई। इस घटना में बस में सवार 4 जवानों को ज़्यादा चोट आई है। वहीं अन्य कई जवान थे जिन्हें आंशिक चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस टीम ने तत्काल चोटिल 4 जवानों को इलाज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पश्चिमी चंपारण के बाघा से वापस जमालपुर मुंगेर जा रहे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जवानों से भरी बस मुजफ्फरपुर में दुर्घटना का शिकार हो गई। जवानों से भरी बस के चालक को झपकी आ गई, जिस कारण वो बस एक चलती ट्रक के पीछे टकरा गई। इस घटना में बस में सवार 4 जवानों को ज़्यादा चोट आई है। वहीं अन्य कई जवान थे जिन्हें आंशिक चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस टीम ने तत्काल चोटिल 4 जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब बात करेंगे झारखंड की। रांची स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए
बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत का हवाला देते हुए झारखंड में विकास के मुद्दे उठाए। साथ राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने प्रदेश महागठबंधन में कटुता बढ़ाने के दावे भी किए। प्रदेश या देश की जनता कभी भी कटुता को, नकारात्मक चीजों को नहीं स्वीकारती है। मुद्दे के साथ नकारात्मक करो, समझ में आता है। बिना मुद्दे के साथ नकारात्मक बोलना, वोट चोरी की बात करना, अनेकों ऐसी चीजें करना, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना, जनता नहीं स्वीकारती इसको। और कांग्रेस जहां तक है, तो कांग्रेस में इस समय अगर आप देखेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड लीडरशिप है। नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच के नेता उनके हैं। कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, आपस में दरार है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत को जब गाली देंगे और विदेश में जाकर भारत के संवैधानिक संस्थाओं को आरोप लगाएंगे, तो देश की जनता कैसे उनको सपोर्ट करेगी? ये जनता है, सब जानती है। इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। आप कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। बीते 15 नवंबर की तारीख को जिस वक्त झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा था, उस वक्त रांची के सदर अस्पताल ने मानवता का बड़ा उदाहरण पेश करते हुए एक ऐसे मरीज की जान बचाई जो कटा हुआ गले के साथ अस्पताल पहुंचा था। ऐसे में एपीएन न्यूज़ से हमारी संवाददाता तृप्ति ने अस्पताल पहुंचकर इस सफल ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर अजीत कुमार से खुद बातचीत की और मरीज का हालचाल भी जाना। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप ही कहा गया है। कई बार वेदों में भी कहा गया है कि डॉक्टर ईश्वर का ही रूप है। लेकिन क्यों, इसका एक उदाहरण आज हम आपको बताने वाले हैं। राजधानी रांची के सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने कैसे पेश किया। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा इलाज हुआ, एक ऐसे मरीज की जान बचाई गई जिसके गले के कटे होने की जानकारी मिलते ही 15 मिनट के अंदर सर्जरी शुरू की गई। या यूं कह लीजिए कि मानवता का बड़ा मिसाल पेश किया गया चिकित्सकों की टीम ने। और किस तरीके से ये सर्जरी सफल हुई, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे बीच मौजूद है इस पूरे चिकित्सा के दौरान के सफल सर्जरी के दौरान का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर अजीत कुमार, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस सफल सर्जरी के बारे में, कैसे ये मुमकिन कर पाए वो। क्या कहना है आपका इस तरह की सफलता जो हासिल की है आपने, इतने कम समय में आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? देखिए, ये एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, बहुत अच्छी टीम वर्क थी। अगर इस पूरे इवेंट में, पूरे इसमें देखिए घटना में, तो सबसे अच्छा यही चीज था कि एकदम स्ट्रीमलाइन, स्मूथ, जैसे अच्छे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होता वैसे हुआ। तुरंत 3 सर्जन तैयार हो गए, प्लास्टिक सर्जन, हेड नेक ऑन्को सर्जन और मैं। और ऊपर हमारी एनेस्थीसिया की टीम तुरंत रेडी हो गई, हमारी ओटी की टीम तुरंत रेडी हो गई। ये सारा कुछ मरीज का ओपीडी में। कितनी नाजुक स्थिति थी पेशेंट की? आप सोच सकती हैं कि लगभग 3.5-4 सेंटीमीटर अगर किसी का गर्दन डीप कटा हुआ है और वो भी 7 कट है और सांस की नली तक कटा हुआ था, तो वो काफी डेंजरस कंडीशन था। एक बार मेरे एक डॉक्टर के मन में ख्याल भी आया कि इसे हम रेफर कर दें, लेकिन हमें लगा कि अगर रेफर करते हैं, जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना में शायद ये कोलैप्स कर जाएगा। इलाज जो आपने कराया है उसमें क्या खर्च भी यहाँ पर, क्योंकि सदर अस्पताल में निःशुल्क इलाज होता है, इस बारे में एक बार? बिल्कुल 100% फ्री हुआ। जो भी सर्जन्स थे, इनफैक्ट 2 सर्जन्स ऐसे भी थे जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं है, वो आयुष्मान से हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बार नहीं सोचा। उस समय हमारा प्रायोरिटी मरीज की जान बचाना होता है और पैसा अक्सर सेकेंडरी रहता है हमारे प्रोफेशन में। क्योंकि आपने सर्जरी का नेतृत्व किया है और सर्जरी जिस तरीके से सफल हुई है, एक नया कीर्तिमान भी सदर अस्पताल ने हासिल किया है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में आपको राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, बड़ा सम्मान मिला, उस सम्मान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं कहूंगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ। सरकार की तरफ से मुझे पिछले 5 सालों में 4 बार सम्मानित किया जा चुका है। कोविड के दौरान, फिर आयुष्मान में अच्छा लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने के लिए 2 बार, और अभी मुझे दिया गया है मास्टर ट्रेनर, स्टेट मास्टर ट्रेनर
के तौर पे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मास्टर ट्रेनर। तो अच्छा लगता है जब हम काम करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन काम करने के बाद जब पता चलता है कि आपका नाम है अवार्ड लिस्ट में तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा गया है, बिल्कुल एक मसीहा यहाँ पर कह सकते हैं आप। बेमिसाल तरीके से मानवता को यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया सदर अस्पताल में। जिस तरीके से टीम भावना के साथ काम की गई, यकीनन इससे बाकी को भी बड़ा संदेश मिलेगा। सदर अस्पताल ना सिर्फ निःशुल्क इलाज करता है, बल्कि यहाँ के चिकित्सकों का सबसे बड़ा योगदान रहता है अस्पताल को बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित करने में। अस्पताल में आने वाले मरीजों की सेवा करने वाले जो निस्वार्थ भावना के साथ जो डॉक्टर्स हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है यहाँ पर। क्यों विश्वास है सदर अस्पताल पर, आखिर सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि बाकी पड़ोसी राज्यों में इसका एक उदाहरण हमने आपके बीच पेश किया है आज इस खास रिपोर्ट में। फिर मिलेंगे आपके साथ, फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार से झारखंड पुलिस महानिरीक्षक प्रोविजन पटेल मयूर कन्हैयालाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक इंद्रजीत मेहता, झारखंड जुगवार सेंट्रल डेस्क डायल 112 रांची, अपर पुलिस अधीक्षक सीसीआर उपस्थित रहे। इस दौरान ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के उद्देश्य की समीक्षा करते हुए डायल 112 के अंतर्गत पूर्व से दी जाने वाली सेवाएं यथा आपातकालीन स्थिति में विशेष तौर पर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों को त्वरित गति से सहायता पहुंचाने, साथ ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड से संबंधित सेवाओं पर और एनजीईआरएसएस नेक्स्ट जनरेशन की नई सुविधाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। बैठक में जिले के सभी डीएसपी, एसटीओपी व विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में एसपी ने जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धान खरीदी के लिए बनाए गए टोकन तुहर हाथ ऐप में तकनीकी गड़बड़ी के कारण परेशानी हो रही है। इसी तरह की समस्या सेवा समिति में भी देखी जा रही है, जहां मशीन और सर्वर डाउन होने के कारण धान तौलाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के पासवर्ड नहीं बताने से भी समस्या बढ़ गई है। किसानों को टोकन के अनुसार धान बेचने में परेशानी हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक किसानों को ट्रैक्टर किराया और मजदूरी के लिए लगभग 3,000 से 5,000 रुपये तक का खर्चा उठाना पड़ रहा है। किसानों को सलाह है कि टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से टोकन बुक करने से पहले ऐप की जांच जरूर कर लें। आज टोकन कटेरी सर तो धान ला चुके हैं। अभी खैर मशीन गड़बड़ी और सब व्यवस्था कारण तो लेट हो गए। अभी यही तब एक दो किसान के लेवा थे, बाकी के लोग घर ले जाओ बोले थे, तो कल बीती तो ठीक रही सर। ये तो बहुत परेशानी ना, फिर माल वापिस कर परेशानी हुई जब धान लो वापस ले जाओ। वो तो सर मेहनत से ज्यादा खर्चा हो मेरे ही। पूरा 300 कट्टल फिर खाली करबे, फिर बोलो 4 दिन रही तो फिर धानों में सूखी, फिर तोलबे, फिर किराया करबे, तो वो तो पूरा कते किराया भाड़ा लगी से लाया होता। 2 ट्राली सर 1000 में 2000 ट्राली हो गए, तो फिर डबल लगी 4000 4000 लगी। लेबर है 5 जन। जांजगीर चांपा जिले में खोकसा फाटक से जो भी होकर बारगनी और चांपा जाने वाली सड़क की हालत खराब हो गई है। दोनों ग्राम पंचायतों ने मिलकर इस सड़क का निर्माण करवाया था, लेकिन रेलवे के ठेकेदारों द्वारा भारी वाहनों का आवागमन करने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे हो गए हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जिसने नुकसान किया है उसे ही सड़क की मरम्मत करनी चाहिए। सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। जिले में ठंड लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज कराया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग लोगों को ठंड से बचाव को लेकर सतर्क कर रहा है। अगले 1-2 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन उसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। किसानों ने खाद की कमी और धीमी वितरण गति के कारण ITI रोड पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस और अधिकारियों ने पहुंचकर समझाइश के बाद जाम खोला। किसानों ने आरोप लगाया कि गोदाम प्रभारी द्वारा चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जिन किसानों के टोकन हैं उन्हें प्राथमिकता से खाद दिया जाएगा। आशा, उषा और सुपरवाइजर एकता यूनियन ने पीपल चौक पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय 24 घंटे का कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा, उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है और अब तक न एरियस की राशि नहीं मिली है, ना समय पर वेतन मिलता है। इसको लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूनियन की ओर से बबीता चौरे ने बताया कि सरकार हमसे कम काम तो लेती है, लेकिन हमें उतना मेहनताना नहीं मिलता। 4 माह से वेतन नहीं दिया जाता, बोनस नहीं दिया जाता और वेतन की कोई निश्चित तारीख भी नहीं होती। हमारी मांग है कि हमें नियमित कर्मचारी का दर्जा एवं 26,000 रुपये वेतन किया जाए। प्रोत्साहन राशि जो बकाया है उसका तुरंत भुगतान हो। एरियस की राशि दी जाए, नहीं तो हर घर से हमारा नाता है। सरकार बदलना हमें आता है, इसलिए हमें 24 घंटे का धरना प्रदर्शन पीपल चौक पर रखा है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया है मोदी सरकार ने, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज देखो हम 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, पति का अगल फोन आ रहा है, लड़ाई दंगा मचा रहा है और हमारी कोई सुध लेने वाले अभी तक नहीं आए हैं, कोई अधिकारी प्रशासन से कोई भी। आशा, उषा और सुपरवाइजर एकता यूनियन ने पीपल चौक पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय 24 घंटे के कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा, उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है और अब तक न एरियस की राशि मिली है, ना ही समय पर वेतन मिलता है। इसको लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूनियन की ओर से बबीता चौरे ने बताया कि सरकार हमसे काम तो लेती है, लेकिन हमें उतना मेहनताना नहीं मिलता। 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है, बोनस नहीं दिया जाता और वेतन की कोई निश्चित तारीख भी नहीं होती। हमारी मांग है कि हमें नियमित कर्मचारी और दर्जा एवं 26,000 रुपये वेतन दिया जाए। प्रोत्साहन राशि जो बकाया है उसका तुरंत भुगतान हो। एरियस की राशि दी जाए, नहीं तो हर घर से हमारा नाता है। सरकार बदलना हमें आता है, इसलिए हमने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन पीपल चौक पर रखा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के बीच में बीजेपी ने भूल सुधार करते हुए पालघर जिला यूनिट द्वारा पार्टी में शामिल किए गए काशीनाथ चौधरी को पार्टी से निकाल दिया है।
बीजेपी के वेलकम के बाद काशीनाथ चौधरी महज 24 घंटे ही बीजेपी में रह पाए। उनके स्वागत के फूल अभी सूख भी नहीं पाए थे कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने उनकी एंट्री रोकते हुए फैसले को निलंबित कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर काशीनाथ चौधरी की प्रवेश होते ही विवाद खड़े हो गए। बीजेपी ने सियासी नफा नुकसान का आकलन करते हुए तुरंत चौधरी से किनारा कर लिया। काशीनाथ चौधरी की बीजेपी में एंट्री होने पर शरद पवार की पार्टी के नेता विधायक रोहित पवार पर हमला बोला था। मुंबई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 25 लाख रुपए की रिश्वत की शिकायत पर माजगांव सिविल एंड सेशन कोर्ट के क्लर्क टाइपिस्ट चंद्रकांत वासुदेव को 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने ये रिश्वत एक पट्टे भूमि विवाद मामले में एक व्यापारी से ली थी ताकि फैसला उसके पक्ष में जाए। शुरुआत में 25 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 15 लाख जज के लिए और 10 लाख क्लर्क के लिए थे। बाद में ये रकम 15 लाख पर तय हुई। महाराष्ट्र के धुले में रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि प्रिंसिपल ने आर्थिक मदद के जरिए हुई जान पहचान का फायदा उठाकर महिला के साथ बार बार दुर्व्यवहार किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पश्चिम देवपुर पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रिंसिपल सुखलाल बोरसे को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल ने परिवार की महिला को आर्थिक मदद दी थी। इसी आर्थिक मदद से जान पहचान होने के बाद प्रिंसिपल पीड़िता के घर गया। अब बात करेंगे पंजाब की। अमृतसर में एक बार फिर दहशत का माहौल पैदा हो गया जब दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। शहर में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री आज गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने अमृतसर पहुंच रहे हैं। अमृतसर के होटल में 30 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतका के पति से अनबन के बाद उसके प्रेमी गुरमीत सिंह के साथ होटल आई थी। दोनों के बीच झगड़े के दौरान गला घोंटकर हत्या की गई है। घटना के समय मृतक का एक बच्चा कमरे में मौजूद था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। पंजाब में सॉफ्ट हॉकी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राधिका चुग को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की पत्नी राधिका चुग ने इस पद की जिम्मेदारी संभाली है। संभावना ने कहा कि सॉफ्ट हॉकी के रूप में पंजाब के लिए एक नई खेल यात्रा शुरू हो रही है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।